प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी हाई कोर्ट के जजेस के ख़त का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यकीन दहानी कराई गई कि इसके ऊपर तहकीकात होंगी आज़ादाना, और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस के उनको दूर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि चीज़ें बेहतर तरीके से हल हो सकें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, और चूँकि जब हम जजेस की बात कर रहे हैं और ख़ुद अगर जजेस के ऊपर इस तरह का प्रेशर होगा, जो उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए उस ख़त के अंदर, तो ये इंसाफ और बेहतर माशरा कैसे तश्कील पाएगा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता, कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे हम, और अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर एलामिया भी जारी किया गया, और उसमें एलामिया के मुताबिक आज जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से प्राइम मिनिस्टर की, और उसमें ये यकीन दहानी भी कराई गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत ने ये कहा कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो कि गैर जानिबदार हो और वो तहकीकात करे, और इस पूरे वाक़े की का जो पस मंज़र है, जो इसके मंदरजात हैं, वो सामने रखे। ज़ाहिर है एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है जनाब हमें आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बाजवा साहब सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि चीफ जस्टिस साहब से आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई, हुकूमत ने ऐलान किया है गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का मामला है हाई कोर्ट जजेस के ख़त का। किस तरह देखते हैं आप? खुद कानूनदान भी हैं, और जिस तरह का प्रेशर है चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई मुदाखलत नहीं बर्दाश्त की जाएगी और इसके ऊपर आज़ादाना तहकीकात होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जफीर साहब, आप ठीक है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि जो काम अगर कर दिया है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, तो उसके मुतल्लिक मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने बिल्कुल उसके मुताबिक बिहेव किया है। फौरी तौर पे जनाबे प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि हम अदलिया की आजादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे, और अदलिया में किसी किस्म की दखल अंदाजी को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक। और उसकी बाबत उन्होंने 2 फाजिल एक्स चीफ जस्टिस साहिबान के नाम भी लिए हैं कि हम चाहते हैं कि उन दोनों में से जो भी इस काम के लिए एग्री कर जाए, ठीक, उनको कमीशन का सरबराह बना दिया जाए, और जो उनके इल्जामात कह लें या उनका जो उन्होंने जो हाई कोर्ट के जजेस ने जो एलिगेशन लगाए हैं, उसके मुताबिक इंक्वायरी की जाए और पूरा कमीशन बैठा जाए, और जुडिशियल इंक्वायरी का नाम उसको दिया गया है। जी। तो मैं ये समझता हूं कि ये कानून के ऐन मुताबिक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पीछे की तरफ भी जाना चाहूंगा। अगर आपको याद हो तो जब कभी भी कोई कमीशन बना है, उसकी कभी विद इन ड्यू टाइम कभी कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आई, और अगर कोई रिपोर्ट आई भी है तो उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ। ठीक। मैं ये समझता हूं कि इसके लिए अदलिया की आजादी के लिए जो भी कमीशन की रिपोर्ट आए, अगर जज साहबान का मौकफ दुरुस्त साबित हो सही तो भी, और अगर ये सिर्फ अंडर प्रेशर करने के लिए उन्होंने ये काम किया हो, तो फिर भी कानून और आइन जो कहता है उसके मुताबिक
बाजवा साहब ये बात कार्रवाई आपकी की बिल्कुल जानी ठीक है, चाहिए। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि ज़ाहिर तहकीकात आज़ादाना होंगी तो ही ये मामला आगे तय होंगे। तो जो जो कंसर्न है, जिस तरफ आप भी कह रहे हैं कि क्या इन्होंने प्रेशर, एक तो ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, दूसरा ये है कि क्या हुकूमत को या इदारों को प्रेशर डालने के लिए उन्होंने जजिस ने मुबैना तौर पे ये किया हो। तो इस चीज़ की तहकीकात के लिए भी तो एक आज़ादाना कमीशन होना चाहिए ना, जो कि आपने खुद कहा कि माजी में जितने कमीशन आए उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। पहली बात है रिपोर्ट्स आई नहीं, आई हैं तो उनके ऊपर इतना उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया कि अमल ही नहीं हो सका। हमीद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जितने कमीशन बने, क्या कुछ नहीं हुआ। आप खुद कानूनदान है, समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए तो कैसे देखिए मैं कैसे वो 3 4 6 लोगों की कमेटी बैठे जिसके ऊपर आपको हमें सबको यकीन भी हो और वो जो चीज़ें सामने लेके आए उसके ऊपर अमल भी हो। देखिए सर, रफीक साहब, बात यह है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में कमीशन बनने का और उनकी राय का, तो जिन लोगों ने आजादाना और मुनसिफाना राय नहीं दी, उनका नाम, उनके अल्फाज, उनके मुतल्लिक जो भी लोग कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल उनके लिए एक मुंह के ऊपर कालक मली जाती है और धब्बे डाले जाते हैं उनके नाम के ऊपर। लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने फराइज पूरे किए हैं पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, चंद मदूदे ऐसे नाम हैं, उनका नाम आज भी एक रोशन सितारा की तरह जगमगाता है। तो मैं ये समझता हूं कि किसी की नीयत और किसी का एक्ट साबित करेगा कि उसकी नीयत क्या थी और उसके एक्ट ने पाकिस्तान की तारीख के ऊपर कितने दूर रस नताए छोड़े हैं, और क्या तारीख उस शख्स को किस लेवल पे लेके जाएगी, नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में। मैं ये समझता हूं कि जो जज साहबान होंगे वो यकीनी तौर पे उनको आजादाना और मुनसिफाना राय कायम करनी चाहिए, और जो इतना बड़ा एलिगेशन है उसके ऊपर बिल्कुल गैर जानबदाराना राय दी जानी चाहिए, और उसके ऊपर उनकी जो उनकी रिकमेंडेशन हो उनके ऊपर मनोअन अमल भी किया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, चूंकि कल फाकी काबीना का इजलास भी होगा, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे, मामला पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। आप समझते हैं कि पार्लियामान का रोल और किरदार कितना अहम होगा, चूँकि पार्लियामेंट के अंदर भी मुदाखलत हुई है, अदलिया में भी हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये तमाम इदारे एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर तो कर रहे हैं। देखिए सर, मैं इस सिलसिले में बड़े मुनासिब से अल्फाज इस्तेमाल करना जी। चाहूंगा कि मेरी नजर में पार्लियामान, अदलिया एक दूसरे से कोई बरतर नहीं है। ठीक। ये कानून और आइन के ताबे हैं और कानून और आइन को ये जवाबदेह भी हैं। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं एक दूसरे से सुपर हूं या सुप्रीम हूं, तो फिर बात नहीं बनेगी। सही। जब तक हम एक दूसरे का इज्जत व एहतराम मद्देनजर नहीं रखेंगे, जब तक अदलिया पार्लियामान को सुपर ना समझे और जब तक पार्लियामान अदलिया को सुपर ना समझे, तो फिर अवाम में दोनों का इमेज खराब होता है। और जो दुनिया की जदीद जमहूरियतें हैं उसमें पार्लियामान को भी बहुत ऑनर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और सेम अदलिया को भी, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अदलिया को उससे थोड़ा बढ़ के देखा जाता है। सही। क्योंकि तमाम लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए अदलिया के पास ही आना पड़ता है। ठीक है। और अदलिया को भी चाहिए कि वो हर इदारे का जो इदारे की ड्यू रिस्पेक्ट है उसको दी जानी चाहिए। अगर आप किसी भी इदारे को या किसी भी इदारे के किसी फर्द को अगर आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको ड्यू रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं रख सकते। अच्छा, जाते जाते बताइएगा, IMF प्रोग्राम, महंगाई, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि 1.5-2 साल लगेंगे हमें अवाम को कोई बड़ा रिलीफ देने में। खुद कल नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे
कि ज़ाहिर माशी तौर पे खुशहाली आने में तो टाइम लगेगा, ये तो नहीं हो सकता कि साल 1.5 साल में हम ये सारी चीज़ें कर लें। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे इकदाम किए जाएँ कि एक फौरी तौर पे कोई रिलीफ भी मिल जाए आवाम को देखिए, और मैं चीज़ें बेहतरी की मैं तरफ अर्ज भी करता जाएँ? हूँ। जनाब। देखें देखें, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, और जो दीगर गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल के लिए और मईशत की बहाली के लिए मिनिमम 2 साल का अरसे की रिक्वायरमेंट का तकाजा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, मसलन 50 अरब रुपए जो है उसका जो रमजान पैकेज गरीब लोगों में दिया गया है, उसके बाद कई अरब रुपयों की जो सब्सिडी है वो पाकिस्तान के किसानों को 60% डिस्काउंट पे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो जरी आलात हैं वो देने जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है। और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे पंजाब में जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी RHC रूरल की, वो उन सबको, और बेसिक BHU और RHC जो है, बेसिक ठीक है। हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर जो है, उनकी वो रिवैम्पिंग करने जा रहे हैं, और वहां पे जो अमले की कमी है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं। और उसके लिए भी 16 अरब रुपए के फंड जो है वो हैज बिन रिलीज्ड ठीक। यस्टरडे। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बिजली के रेट्स, सुई गैस के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स के ऊपर भी इस गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो करने तवज्जो की देनी जरूरत चाहिए। है। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ आजा हाँ, साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं छोटे छोटे इकदाम करने होंगे ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके, और मेजर चंक्स में भी कोई आवाम को रिलीफ मिले। जो अशरफिया है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो मैक्सिमम टैक्स दे हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि IMF के प्रोग्राम से हम बाहर आ सकें और आम आवाम को रिलीफ दिया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अमन अमान की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बराह रास्त आम आवाम मुतासर होते हैं। कराची शहर की जब हम बात करते हैं तो कराची में कराची का जो अमन अमान है वो एक बार फिर चैलेंज हो रहा है, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स के वाले से, और लूट मार है उसके बदले में लोग आम शहरियों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर MQM पाकिस्तान बड़ी कंसर्न है, और उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो MQM पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको हिफाजत के लिए ख़ुद सड़कों पर आना पड़ेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस ख़ास तौर पे वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है। और कराची में ये एक इस वक्त मामूल बन चुका है, सहरी हो अफ्तार हो, लोग होटलों पे बैठे हैं, उनको लूटा जा रहा है, उनके डोर स्टेप पे उनको लूटा जा रहा है, पूरी पूरी मार्केट्स को लूटा जा रहा है। और उसके बदले में चूँकि जब रेजिस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। इस पर बात करें कि हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं MQM पाकिस्तान पहले भी बात करती रही, अब भी बात कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ासतौर पे जब हम पुलिस की बात करते हैं, कराची का में ओवरऑल अमन अमान तो है लेकिन स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि ज़रा किसी से मोबाइल छीना जा रहा है, कि कोई पैसे बैंक से निकाल के बाहर आ रहा है तो उससे पैसे लूटे जा रहे हैं, रेजिस्ट करने पे जान कुर्बान कर रहे हैं, वो अपनी जानें दे रहे हैं कराची के नौजवान। किस तरह देखते हैं? और हुकूमत में तो आप हैं इस वक्त, आप ही की इत्तेहादी हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है, सिंध की जब हम करते हैं सिंध के वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, तो ये अमन अमान ठीक क्यों नहीं हो रहा, और कराची वाले कब तक लुटते रहेंगे इस तरह? आपने बिल्कुल बजा कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन होता चला जा रहा है, और अब तक कोई 50 के करीब लोग जो हैं वो छीना झपटी की वारदातों में जहाँ पर रेजिस्ट किया है उनको इन्होंने गोली मार दी। और इसमें नाअहली हमारी पुलिस की भी है, और लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी दिफा के लिए अपने आप को मुत्तहिद मुनज़्ज़म करें, और गलियों में और मोहल्लों में दोबारा से फिर वही सिस्टम बना लें ताकि भाग ना सकें ये लोग, और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसका वहीं पे
हिसाब किताब लोग खुद मुकम्मल कर लें, क्योंकि कोर्टों से इनको सजाएं नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा खुदसर हो गए हैं। तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते ठीक है। हैं। तो इसमें और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अपने नौजवानों की हिफाजत के लिए अब खुद सड़कों पर निकलना होगा। इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल सही। हमारी जो तंजीमी सतह पे जो कारकुनान हैं, हम उनको सबको दोबारा से मुनज़्ज़म, मजीद मुनज़्ज़म कर रखा, ताकि वो अपने इलाकों की खुद देखभाल करें और आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। और अगेन जाते जाते क्या कहेंगे, जो यहाँ पुलिस है, रेंजर्स है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? इनसे तो अपील यही की जाएगी कि ये मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अंजाम दें और वारदात वारदात के बाद ना पहुंचे, वारदात के वक्त मौजूद हों ठीक। और इनका जो सिस्टम है वो उसको अपडेट करें और आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वरना लोगों पे से एतमाद तो पहले ही उठ गया है, मज़ीद उठता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आम आवाम कहाँ जाएंगे। और ज़ाहिर रमज़ान है, फिर ईद की शॉपिंग है, लोग अपने प्यारों के लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं, और वो इसी डर और में रहते हैं पूरा दिन कि कब कोई डाकू उनके सामने आ जाएगा और उससे उनसे नकदी या उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लेगा। और ये पूरे कराची में हर घर की कहानी है। बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है इस मामले में। और पुलिस को ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को और जो कम्युनिटी बेस्ड इदारे हैं उनको भी अपना इनपुट देना होगा, ताकि अमन अमान बहाल हो सके और ये ख़ास तौर पे जो इस तरह की वारदातें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें शहरियों की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें और इंगेज करना होगा। ज़ाहिर जब गुरबत, महंगाई बढ़ती है तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा भी होता है। तो हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनको भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा ताकि नौजवानों को रोज़गार की तरफ इंगेज किया जा सके, उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ इंगेज किया जा सके। जिस तरह गवर्नर सिंध ने भी कहा कि वो ऑफ़र करते हैं उन लोगों को जो डकैती उन चीज़ों में मुलविस हैं कि वो आएँ, IT प्रोग्राम्स में आएँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करें और अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाएं और इस तरह की चीज़ों से वॉलंटियरली विड्रॉ करके बेहतरी की तरफ आएँ और अपने आप को मसबत सरगर्मियों की तरफ इंगेज करें। अच्छी कोशिश है, बयान की हद तक तो ये चीज़ें ठीक है, प्रैक्टिकली हुकूमतों को इसके ऊपर अमल करना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।